विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन प्रबंध के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में हम इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और प्रबंध के सिद्धांतों को जानने का प्रयास करते हैं जो कि हेनरी फ्यूल के द्वारा बताए गए थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 सिद्धांतों के बारे में बताया था कि हेनरी फ्यूल ने जो पहला सिद्धांत बताया वो कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत था। दूसरा अधिकार और दायित्व का सिद्धांत, तीसरा अनुशासन का सिद्धांत, चौथा आदेश की एकता का सिद्धांत और पांचवा निर्देश की एकता का सिद्धांत। अब हम छठे सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। हेनरी फ्यूल का छठा सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू द जनरल इंटरेस्ट। व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता का सिद्धांत। इसका तात्पर्य क्या है कि संगठन में जब विभिन्न व्यक्ति कार्य करते हैं, बहुत से व्यक्ति कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में संगठन के अपने उद्देश्य होते हैं और कार्य करने वाले व्यक्तियों के अपने निजी उद्देश्य या निजी हित होते हैं। तो संगठन में जब कार्य करने वाले व्यक्तियों के हित अलग अलग होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हितों में टकराहट नहीं होनी चाहिए, हितों में सामंजस्य होना चाहिए। लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि संगठन के जो उद्देश्य हैं, हित हैं, ये सर्वोपरि हैं और जो उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट हैं, व्यक्तिगत हित हैं, वो बाद में हैं। और यदि कभी ऐसी स्थिति आ पड़ती है कि संगठन के हित और संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों के व्यक्तिगत हितों में टकराव की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में कार्य करने वाले कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत हितों की तिलांजलि दे देनी चाहिए सामूहिक हितों की तुलना में, क्योंकि संगठन के उद्देश्य, संगठन के हित सर्वोपरि हैं। संगठन के हितों को ध्यान में रखते हुए सारा कार्य करना चाहिए। व्यक्तिगत हितों के लिए भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन यदि टकराहट की संभावना कभी बनती है तो ऐसी स्थिति में संगठन के हितों को वरीयता देनी चाहिए व्यक्तिगत हितों के स्थान पर। अब इस सिद्धांत के क्रियान्वयन के लिए भी कुछ सुझाव हेनरी फ्यूल ने दिए कि कैसे हम संगठन के उद्देश्यों को सर्वोपरि मानते हुए व्यक्तिगत हितों का त्याग कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कर्मचारियों तथा प्रबंधकों के बीच न्यायपूर्ण एवं स्पष्ट समझौते किए जाने चाहिए। मतलब जो भी समझौते संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच हों, वो समझौते एकदम न्यायपूर्ण होने चाहिए, जस्टिफाइड होने चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। समझौतों में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर समझौतों में क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्यूटी है, थोड़ा सा गड़बड़ है, जो समझ में नहीं आ रहे समझौते, तो वहाँ पर हितों में टकराव निश्चित है। लेकिन जहाँ पर समझौते संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों और प्रबंधकों के मध्य बिल्कुल क्लियर है, न्यायपूर्ण है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार से अधीनस्थों के नियमित निरीक्षण का कार्य करते रहना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि संगठन के हितों में और व्यक्तिगत हितों में टकराव न हो, तो अधीनस्थों के कार्यों का नियमित निरीक्षण करना चाहिए। एक और काम जो प्रबंधकों को करना चाहिए वो ये कि प्रबंधकों को अपने आचरण से अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि अपन कई बार कहते हैं एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट, कि आप अपने जो एग्जाम्पल सेट करते हैं वही एग्जाम्पल आपके कर्मचारी फॉलो करते हैं। जैसे यदि मान लीजिए मैं सभी कर्मचारियों को चाहता हूँ कि सब समय पर संगठन में आएँ और समय पर कार्य प्रारंभ करें, लेकिन मैं स्वयं लेट आता हूँ, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुष्कर हो जाता है कि मैं तो स्वयं लेट आता हूँ लेकिन कर्मचारियों से ये अपेक्षा रखता हूँ कि वो टाइम पर आए। अगर मैं चाहता हूँ मेरे संगठन में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति टाइम पर आए, तो उसके लिए मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी टाइम पर संगठन में पहुँचूँ। मैं ये नहीं उपेक्षा कर सकता कि मैं लेट आऊँ और मेरे कर्मचारी टाइम पर आए। तो कहने से करना बोला, आप करके दिखाइए, आप एग्जाम्पल सेट कीजिए, लीड बाय एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल सेट कीजिए कि जो आप कहते हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, आप वो करते हैं। जब आप वो करेंगे तो संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारी उन चीज़ों को अपनाएंगे। जब
नीचे संगठन में काम करने वाले व्यक्ति देखेंगे कि ऊपर बैठा प्रबंधक संगठन के हितों को महत्व देता है, वो कभी अपने व्यक्तिगत हितों को महत्व नहीं देता, वो समय के अलावा भी बहुत समय देर तक काम करता है। तो नेचुरली नीचे स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति भी संगठन के हितों को ध्यान में रखेंगे, और अगर उनसे कई बार ज़्यादा समय भी देना पड़ेगा संगठन तो वो देंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि अधिकारी बैठा हुआ है, बॉस बैठा हुआ है, जब बॉस संगठन में देर तक काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बॉस को भी ये आचरण से प्रस्तुत करना पड़ेगा अपने कि साहब वो करके दिखाने वाला आदमी है और वह हमेशा संगठन को महत्व देता है। तो नीचे के स्तर पर बैठे व्यक्तियों को भी संगठन के हितों को महत्व देना ही चाहिए। तो टकराहट की स्थिति कभी पैदा नहीं होनी चाहिए, और कभी अगर हेनरी फ्योल का मानना था टकराहट की स्थिति बनती भी है तो व्यक्तिगत हितों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, संगठन के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कर्मचारी को कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से एक सिद्धांत फ्योल ने और बताया, 7वां सिद्धांत, वह है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का तात्पर्य क्या है? कर्मचारियों के पारिश्रमिक की बहुत सी विधियाँ हो सकती हैं। पारिश्रमिक आप कैसे भी दे सकते हैं, समय के आधार पर दे सकते हैं, उत्पादकता के आधार पर दे सकते हैं, और भी कोई तरीके आप अपना सकते हैं। आप डेली वेज पे भी काम कर सकते हैं, रोज़ के रोज़ पैसे देकर काम कर सकते हैं, हफ्ते के हफ्ते दे सकते हैं, फोर्टनाइटली दे सकते हैं, मंथली पैसा दे सकते हैं। आप उनके द्वारा उत्पादित किए गए माल के आधार पर दे सकते हैं, उनको कमीशन के रूप में पैसा दिया सकता है। आप किसी भी रूप में पारिश्रमिक दें, लेकिन हेनरी फ्योल का ये मानना था कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक जो है वो उचित होना चाहिए। अब उचित एक ऐसा वर्ड है जिसको कि परिभाषित करना, जिसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि किस व्यक्ति के लिए क्या पारिश्रमिक उचित है ये निर्धारण करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोई व्यक्ति कहेगा साहब मेरे लिए तो 100 रुपये बहुत हैं, किसी के लिए 100 रुपये बहुत कम है, उसको 500 रुपये भी कम लगते हैं। तो ये क्या उचित है क्या अनुचित है इसमें हमें नहीं जाना, लेकिन ये जरूर है कि संगठन में जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनको पारिश्रमिक इतना जरूर मिलना चाहिए कि जितना उन्होंने श्रम किया है, जितना उन्होंने कार्य किया है, उसकी एवज में उनको पर्याप्त पैसा मिल जाना चाहिए। पर्याप्त का मतलब ये है कि व्यक्ति की दाल रोटी का खर्चा निकल जाना चाहिए। परिवार में जब व्यक्ति रहता है उसके ऊपर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी होती है, तो वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से कर सके, इसके लिए उसे उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। यदि पारिश्रमिक उचित नहीं है तो वो संगठन में ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ज़्यादा अच्छा कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पारिश्रमिक अच्छा नहीं मिल रहा तो वो मन लगा के काम नहीं कर रहा है। लेकिन यदि पारिश्रमिक उचित मिल रहा है, उसको कार्य की एवज में जितना कार्य कर रहा है ठीक पारिश्रमिक मिल रहा है, और वो उस पारिश्रमिक से यदि संतुष्ट है तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, और नहीं केवल अच्छा काम करेगा बल्कि संगठन को छोड़कर जाने की भी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति पारिश्रमिक से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट है, तो वो हमेशा इसी प्रयास में लगा रहेगा कि जहाँ भी जब भी मौका मिले, जहाँ भी उसको ज़्यादा पैसा प्राप्त होगा वो वहाँ चला जाएगा। तो कर्मचारियों को संगठन में बनाए रखने के लिए भी आपको उचित पारिश्रमिक देना पड़ता है। तो 2 रीज़न से उनको उचित पारिश्रमिक आपको देना है। एक तो संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति कार्य करने के लिए मोटिवेट हो और वो संगठन में बना रहे, उसकी उत्पादकता बनी रहे, इसके लिए उसको उचित पारिश्रमिक देना ज़रूरी है। तो हेनरी फ्योल का ये मानना था कि संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति हुए जो भी पारिश्रमिक की नीति बनाई जाए वो नीति इस प्रकार की हो कि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्राप्त हो सके। एक सिद्धांत हेनरी फ्योल का था केंद्रीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि संगठन में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं और जो प्रबंधक हैं उसमें कार्यों का बंटवारा किस प्रकार से हो, अधिकार किसके पास केंद्रित हों, कितना विकेंद्रीकरण हो, इस सब में बैलेंस होना चाहिए, केंद्रीकरण में और विकेंद्रीकरण में। जैसे अधिकारी के पास यदि मान लीजिए सारे अधिकार हैं और कर्मचारियों के पास कुछ अधिकार नहीं है तो वो स्थिति संगठन के लिए ठीक नहीं है। या इसी प्रकार सारी की सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नीचे के स्तर पर है और अधिकारी के पास बहुत कम निर्णय क्षमता है तो फिर वो स्थिति भी ठीक नहीं है। तो हेनरी फ्योल का ये मानना था कि संगठन में जब हम कार्य करते हैं तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, अधिकारों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में पर्याप्त संतुलन
बैठाकर कार्य करना चाहिए। एक अन्य सिद्धांत है सोपान श्रृंखला या पदानुक्रमता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन या प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन या प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की या सोपान श्रृंखला का सिद्धांत या पदानुक्रमता का सिद्धांत ये बताता है कि प्रत्येक संगठन में, चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो, चाहे सैन्य संगठन हो, चाहे व्यावसायिक संगठन हो, संगठनों में आमतौर पर एक पदानुक्रमता होती है, एक सेट हायरार्की होती है। जैसे यदि मान लीजिए हम व्यावसायिक संगठन की बात करते हैं, तो व्यावसायिक संगठन में एक सेट हायरार्की है, एक सेट पदानुक्रम व्यवस्था है। और वो व्यवस्था क्या है? वो अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम देखें तो संगठन के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति कौन है? CEO, जिसको हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब संस्था में टॉप पे है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके नीचे आप कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर नीचे डायरेक्टर, फिर उसके नीचे जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर भी कई हो सकते हैं, जनरल मैनेजर मार्केटिंग, जनरल मैनेजर फाइनेंस, जनरल मैनेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जनरल मैनेजर पर्सनल, जनरल मैनेजर नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स हो सकते हैं, उसके नीचे मैनेजर्स हो सकते हैं, और सुपरवाइज़र, फोरमैन, लेबर, इस प्रकार से एक पदानुक्रम व्यवस्था है। नीचे से ऊपर चले तो नीचे सबसे पहले श्रमिक आता है, उसके ऊपर फिर फोरमैन आ जाता है, फिर सुपरवाइज़र आ जाता है, फिर मैनेजर आ जाता है, फिर जनरल मैनेजर आता है, उसके ऊपर MD आ जाता है, MD के ऊपर चेयरमैन या CEO आ जाता है। तो ये एक पदानुक्रम व्यवस्था है। तो हेनरी फ्यूल का ये मानना था कि प्रत्येक संगठन में, चाहे वो व्यावसायिक संगठन हो और चाहे वो गैर व्यावसायिक संगठन हो, प्रत्येक संगठन में एक पदानुक्रम व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था के तहत ही कोई भी कार्य संपन्न करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी संगठन में आप नीचे से ऊपर तक अपनी बात कहना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि श्रमिक अपनी बात सीधे किसी जनरल मैनेजर के पास चला जाए या कोई फोरमैन सीधा MD के पास चला जाए, वो गलत हो जाएगा। या मान लीजिए संस्था का जो चेयरमैन है सीधा कोई आदेश श्रमिकों के लिए निकाल देता है, तो वो भी ठीक नहीं है। संगठन में जब हम कार्य करते हैं तो हर एक को अपनी स्थिति के हिसाब से अपना ध्यान रखना चाहिए और दूसरे की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए आदेश और निर्देश देने चाहिए। आमतौर पर आदेश जो होते हैं या निर्देश जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं और जो भी शिकायतें या सुझाव होते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो कहना का तात्पर्य ये है कि हमें सोपान श्रृंखला के सिद्धांत में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आदेश और निर्देश ऊपर से नीचे की ओर सेट हायरार्की के रूप में चलें और नीचे से जो भी शिकायतें और सुझाव हैं वो भी एक सेट हायरार्की में नीचे से ऊपर की ओर चलें। लेकिन हेनरी फ्यूल का मानना था कि यदि व्यवसाय में कभी ऐसी स्थिति आ पड़े और समय कम हो तो इस हायरार्की को तोड़ा भी जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है? उस परिस्थिति में हो सकता है कि मैनेजर सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर से बात कर ले या चेयरमैन सीधा किसी फोरमैन को बुलाकर उससे बात कर ले, लेकिन ये अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। आमतौर पर जो व्यवस्था है वो ये व्यवस्था है कि जो श्रृंखला बनी हुई है उस श्रृंखला को टूटने नहीं देना चाहिए। अगर कोई आदेश या निर्देश ऊपर से प्रसारित हो रहा है तो पहले संस्था के CEO से वो मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर से नीचे एडिशनल डायरेक्टर के पास जाना चाहिए, एडिशनल डायरेक्टर से नीचे जनरल मैनेजर के पास जाना चाहिए, फिर जनरल मैनेजर से नीचे मैनेजर्स के पास जाना चाहिए, मैनेजर्स के नीचे सुपरवाइज़र के पास जाना चाहिए, फिर फोरमैन के पास जाना चाहिए और अंततः वो श्रमिक के पास जाना चाहिए। इसी तरीके से नीचे से यदि श्रमिक की कोई शिकायत है, कोई ग्रीवेंस है, तो वो अपनी ग्रीवेंस सीधा ऐसा ना हो कि उच्च स्तर पर बैठे व्यक्ति या उच्चतम स्तर पर बैठे व्यक्ति के पास पहुंच जा सके। जैसे श्रमिक को अगर अपनी कोई ग्रीवेंस कहनी है, वो पहले अपनी ग्रीवेंस कहेगा अपने सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र उसकी ग्रीवेंस को मैनेजर तक पहुंचाएगा, मैनेजर उसको जनरल मैनेजर तक पहुंचाएगा, जनरल मैनेजर उसको MD तक पहुंचाएगा, MD के बाद वो शिकायत आगे CEO तक जाएगी। आमतौर पर ऐसा ही करना चाहिए, हेनरी फ्यूल का ये मानना था। लेकिन अपवाद परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है
कि दो अधिकारी आपस में एक दूसरे से चर्चा कर सकें, दो कर्मचारी आपस में एक दूसरे से चर्चा कर सकें। लेकिन ये कब होना चाहिए? ये केवल आपात स्वरूप परिस्थितियों में ही ऐसा होना चाहिए, अन्यथा संगठन की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। तो ये है पदानुक्रम व्यवस्था का सिद्धांत। तो आज अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में प्रबंध के अन्य सिद्धांतों को जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।